तो चलिए आज बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा के लिए एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट की जो लाखों की भीड़ से आगे निकलने में मदद करेगा। और ये बात ना बिल्कुल सच है, खासकर बिहार और यूपी के नौजवानों के लिए। ट्रेन की वो सीटी सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक धड़कन है, और इसी इमोशन को हकीकत में बदलने की ये पूरी लड़ाई है। लेकिन सपने और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला है। 40 लाख से ज्यादा उम्मीदवार और सीटें सिर्फ कुछ हजार। ये आंकड़ा डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये जगाने के लिए है कि यहां सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, यहां एक स्मार्ट रणनीति अपनानी ही होगी। तो साफ है, ये सपना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसे पार करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि एक सटीक, एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रणनीति की जरूरत है। आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी मजाकिया लग सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। सही स्टडी मटेरियल के बिना की गई तैयारी आधी अधूरी होती है। तो सबसे पहला काम है अपने तर्कश में सही तीर जमा करना। तैयारी का ये पहला और सबसे जरूरी चरण है। यहाँ हम बात करेंगे उन किताबों और शिक्षकों की जो इस मुश्किल सफर में एक गाइड की तरह काम करेंगे। चलिए एक एक करके हर विषय को देखते हैं। मैथ्स की शुरुआत के लिए आर.एस. अग्रवाल या एस.डी. यादव की किताब एकदम बेहतरीन है। जब बेसिक्स मजबूत हो जाएं, तो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के लिए अभिनय शर्मा सर या साहिल खंडेलवाल सर के वीडियोस सोने पे सुहागा हैं। और हाँ, स्पीड बढ़ाने के लिए मल्टीप्लिकेशन की कुछ वैदिक मैथ्स ट्रिक्स जैसे निखिलम सूत्र जरूर सीख लें। यही छोटे छोटे शॉर्टकट्स दूसरों से आगे ले जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं रीजनिंग पर। इसके लिए दीपक सर या पीयूष वार्ष्णेय सर का पढ़ाने का तरीका काफी पसंद किया जाता है। और प्रैक्टिस के लिए अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की पिछले सालों के सवालों वाली किताब सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें ना सिलोजिज्म और पजल्स पर खास ध्यान देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन अब जो विषय आ रहा है वो इस पूरी परीक्षा का असली गेम चेंजर है। जी हां, विज्ञान। यही वो सेक्शन है जो ये तय करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। इसमें जरा भी ढील नहीं चलेगी। विज्ञान के लिए एस.के. झा सर की किताबें और उनकी क्लासेस से बेहतर शायद ही कुछ हो। और एक चीज जिसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें। इन्हें तो बस घोल कर पी जाना है। और हाँ, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जैसे पीरियोडिक टेबल या विटामिन्स के नाम को याद रखने के लिए अपने खुद के मजेदार निमोनिक्स बनाइए। यकीन मानिए, ये बहुत काम आते हैं। और आखिर में जनरल अवेयरनेस। इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। खान सर के स्टैटिक जीके वाले वीडियोस और ल्यूसेंट की वो नीली वाली किताब एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी है। चलिए अब अगले चरण पर बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ सही किताबें होना ही काफी नहीं है, उन्हें पढ़ने के लिए एक डिसिप्लिन्ड और असरदार रूटीन बनाना भी उतना ही जरूरी है। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल ही सफलता की कुंजी है। सुबह की शुरुआत मैथ से करें जब दिमाग एकदम फ्रेश हो। उसके बाद विज्ञान। दोपहर में जब थोड़ी सुस्ती आए तो रीजनिंग दिमाग को फिर से एक्टिव कर देगी। और शाम का समय वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, नोट्स। हर चैप्टर के सिर्फ 2 पेज के नोट्स बनाने हैं, जिसमें जरूरी फॉर्मूला और मुश्किल सवाल हों। सोचिए, परीक्षा से ठीक पहले पूरी मोटी किताब पलटने से लाख गुना अच्छा है कि इन 2 पेजों को दोहरा लिया जाए। यही तो असली स्मार्ट वर्क है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं तैयारी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। यहां बात होगी खुद को परखने की, अपनी कमियों को दूर करने की और अपनी तैयारी को फाइनल टच देने की। लेकिन एक सवाल है, मॉक टेस्ट तो लगभग सभी देते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग उसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पाते? आखिर वो कौन सी गलती है जो उन्हें पीछे धकेल देती है? जवाब है एनालिसिस की कमी। देखिए, मॉक टेस्ट देना डॉक्टर के पास जाने जैसा है, लेकिन उसका एनालिसिस करना दवा खाने जैसा है। अगर सिर्फ डॉक्टर के पास जाकर वापस आ गए और दवा नहीं खाई, तो बीमारी यानी आपकी कमजोरी कभी दूर नहीं होगी। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? हफ्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। फिर बैठकर यह एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है या कहां पर समय ज्यादा लग रहा है। इसके लिए टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी अच्छे माने जाते हैं। और जब परीक्षा में सिर्फ 1 महीना बचे, तो इस प्लान पर टिके रहना है। कुछ भी नया पढ़ना बंद। पहले 15 दिन सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन करें, और आखिरी 14 दिन सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स हल करें, खासकर 2018 और 2024 वाले। हमने रणनीति की बात कर ली,
किताबों की बात कर ली, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जो रोज पढ़ने के लिए मजबूर करेगी, आपकी प्रेरणा, आपका क्यों। जब भी पढ़ने का मन ना करे या थकान महसूस हो, तो बस उस एक पल को याद कर लेना, जब स्टेशन पर माता पिता गर्व से किसी को बताएंगे कि वो जो ट्रेन जा रही है उसे उनका बच्चा चला रहा है। उस एक एहसास के लिए आज की ये मेहनत कुछ भी नहीं है। तो बस इसी जुनून और सही रणनीति के साथ तैयारी में जुट जाइए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। अब की बार लोको पायलट तैयार। नमस्कार। जो भी आरआरबी, एएलपी, सीबीटी2 की तैयारी कर रहे हैं, ये विश्लेषण उनके लिए ही है। यहाँ हम एक ऐसी साफ सुथरी रणनीति पर बात करेंगे जिससे इस मुश्किल परीक्षा को पार किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि सीबीटी2 की परीक्षा ना एक दो-धारी तलवार है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं और मजे की बात यह है कि दोनों की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। ये एक परीक्षा नहीं, बल्कि ऐसा है मानो एक ही वक्त पर दो अलग अलग जंग लड़ी जा रही हों। तो ये है वो दो हिस्से। पार्ट ए जो मेरिट बनाएगा, जो किसी की भी किस्मत लिखेगा, और दूसरा है पार्ट बी जो एक गेटकीपर जैसा है। यही तय करेगा कि पार्ट ए की कॉपी चेक भी होगी या नहीं। मतलब एक मंजिल तक पहुंचाएगा तो दूसरा वहां तक जाने का दरवाजा खोलेगा। और यहीं पर आता है इस परीक्षा का सबसे कठोर नियम। अगर कोई पार्ट बी में फेल हो जाता है तो पार्ट ए में भले ही 100 में से 100 नंबर ले आए, कोई फायदा नहीं, सब 0। कहा भी गया है इंजन बिना तेल के नहीं चल सकता, तो पार्ट बी समझ लीजिए वही तेल है। चलिए अब जरा पार्ट ए को गहराई से समझते हैं। इसका सिलेबस तो सीबीटी1 जैसा ही है, लेकिन लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। यही वो 100 सवाल हैं जो ये तय करेंगे कि किसी को अपनी मनपसंद पोस्ट मिलेगी या नहीं। तो पार्ट ए में ये 4 विषय हैं: मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और करंट अफेयर्स। मैथ्स और रीजनिंग स्पीड का खेल है, तो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का। लेकिन इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वजन बाकियों से कहीं ज्यादा है। कोई अंदाजा है कौन सा? जी हाँ, वो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी BSEW। यही है इस पूरी परीक्षा का असली गेम चेंजर। जिसने इस सेक्शन पर पकड़ बना ली, वो समझिए मेरिट लिस्ट में सीधा ऊपर जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अकेला ये सेक्शन 40 नंबर का है। सोचिए, 100 में से पूरे 40 नंबर। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे नजरअंदाज करने की गलती कोई भी नहीं कर सकता। कामयाबी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। अब पार्ट ए की तैयारी के लिए सही किताबें चुनना बहुत जरूरी है। मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए गगन प्रताप सर या साहिल सर के मॉक सेशंस बहुत काम आते हैं। BSEW के लिए SK झा सर की किताब को बेस्ट माना जाता है, और खास तौर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की किताबें बहुत मददगार साबित होती है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। ये है ट्रेड टेस्ट, हमारा गेटकीपर। यहाँ 60 मिनट में 75 सवाल हल करने होते हैं। है तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग, पर अक्सर यही सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पास होने के लिए सिर्फ 35% नंबर चाहिए, तो फिर ऐसा क्या है कि अच्छे उम्मीदवार इसी सेक्शन में आकर रो देते हैं, अटक जाते हैं? वजह है गलत स्ट्रैटेजी और गलत स्टडी मटेरियल का चुनाव। देखिए, इस मुश्किल को पार करने की एक बहुत ही सीधी सादी रणनीति है। मोटी गाइड बुक्स के जाल में नहीं फंसना है। बस अपनी ट्रेड से जुड़ी NCERT या निमी पैटर्न की किताबों पर ध्यान दें। और हाँ, ITI गुरु जैसे स्पेशलिस्ट चैनल्स को फॉलो करें जो सिर्फ और सिर्फ ALP ट्रेड्स पढ़ाते हैं। कम पढ़ना है, पर बिल्कुल सटीक पढ़ना है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उसे एक ही जगह एक मास्टर प्लान के तौर पर देख लेते हैं। ये स्लाइड पूरी परीक्षा की रणनीति का एक बिल्कुल साफ नक्शा सामने रख देगी। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। मैथ्स और रीजनिंग में चाहिए स्पीड, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग और न्यूमेरिकल्स पर सबसे ज्यादा फोकस, करंट अफेयर्स पर रोज 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और ट्रेड टेस्ट, अरे उसमें तो बस पास होने का सोचना है, यानी टारगेट है 26.25 मार्क्स बस। रणनीति तो तैयार है, लेकिन असली काम वो तो अब शुरू होता है। ये तैयारी सिर्फ एक एग्जाम पास करने की नहीं है, ये उस सपने को सच करने की है जिसके लिए लाखों लोग दिन रात एक कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तैयारी CBT1 के रिजल्ट आने पर शुरू नहीं होती।
तैयारी तो आज, अभी, इसी पल से शुरू होती है। जो इंतजार करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। हर एक दिन कीमती है, हर एक घंटा मंजिल के और करीब ले जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेड के वो मुश्किल लगने वाले टेक्निकल शब्द ही किसी को स्टेशन मास्टर के केबिन से उठाकर सीधा इंजन के स्टीयरिंग तक पहुंचाएंगे। मेहनत ही उस सपने को तो आरआरबी एएलपी की लिखित परीक्षा हो गई। अब बारी है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। CBT 1, CBT 2 दोनों क्लियर। अरे वाह, अगर ये पड़ाव पार हो गया ना तो इस मेहनत को सच में सलाम है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। साइको टेस्ट भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस जीत और पक्की नौकरी के बीच अभी भी एक आखिरी चुनौती बाकी है। आखिर वो क्या है? जी हाँ, वो आखिरी चुनौती है मेडिकल टेस्ट। और यकीन मानिए ये इस पूरे सफर का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि देखिए, रेलवे को सिर्फ एक तेज दिमाग नहीं चाहिए, उन्हें एक मजबूत शरीर भी चाहिए। और इस मेडिकल टेस्ट में जो सबसे जरूरी चीज है वो है A1 विजन स्टैंडर्ड। सच बताऊं तो यहीं पर आकर ज्यादातर उम्मीदवार चूक जाते हैं। सबसे पहली और सबसे कड़ी शर्त है 6x6 विजन। और सुनिए, वो भी बिना चश्मे के। इसमें कोई भी छूट, कोई भी समझौता नहीं किया जाता। अब एक बहुत जरूरी सवाल जो सबके मन में आता है, क्या लेसिक सर्जरी करा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सर्जरी बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है और फिर सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कोई दूसरा चांस नहीं मिलता। दूर की नजर के साथ साथ पास की नजर भी 0.6 होनी चाहिए, और ये भी बिना चश्मे के। और हाँ, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट वो तो पास करना ही करना है। जरा सोचिए, अगर लाल और हरे सिग्नल में फर्क ही ना पता चले तो क्या हो सकता है? कितना बड़ा खतरा है ये। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ आंखों पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई शारीरिक जांच होती हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या-क्या चेक किया जाता है। तो देखिए, सुनने की क्षमता यानी हियरिंग टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, और हाँ, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी चेक किया जाता है। मतलब एक सलाह है कि परीक्षा के तनाव में बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू मत कर दीजिएगा। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर पाइल्स या हाइड्रोसील जैसी कोई समस्या है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका आसान सा हल है। मेडिकल टेस्ट से पहले ही इसका ऑपरेशन या इलाज करवा लें ताकि वहां कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस सब के लिए तैयारी कैसे की जाए। मतलब एक प्रोएक्टिव हेल्थ स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। चलिए एक बहुत ही आसान से एक्शन प्लान को समझते हैं। और इसकी शुरुआत जाहिर है आंखों की देखभाल से ही होती है। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए एक टॉपर की कहानी सुनते हैं। ये एक चेतावनी है कि मेडिकल फिटनेस को हल्के में लेने का नतीजा क्या हो सकता है। एक दोस्त था, पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहता था, लेकिन सिर्फ अपनी आंखों का ध्यान ना रखने की वजह से वो मेडिकल में बाहर हो गया, आखिरी पड़ाव पर आकर। इस एक कहानी से मेडिकल टेस्ट की अहमियत को समझा जा सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है डिजिटल डिटॉक्स। मतलब फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, और जब पढ़ाई चल रही हो तो बीच बीच में अपनी आंखों को आराम जरूर दें। और एक काम जरूर करें, अगर जरा सा भी शक है ना तो इंतजार मत कीजिए। किसी भी सरकारी अस्पताल या आंखों के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर A1 स्टैंडर्ड की प्री मेडिकल जांच करवा लें। पहले से पता होना बेहतर है। देखिए, ये सब सिर्फ एक नौकरी पाने की शर्त नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छिपी हुई है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये शरीर सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये पूरे परिवार की उम्मीदों का सवाल है। तो क्यों ना फिटनेस को एक आदत बना लिया जाए। रोजाना बस थोड़ा सा टहलना या थोड़ा योग करना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही तो एक तेज दिमाग को सपोर्ट करता है ना? आखिर में एक लोको पायलट की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी है। एक फिट ड्राइवर उन हजारों जिंदगियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो सवाल बस इतना है कि क्या हर कोई उस जिम्मेदारी के लिए तैयार है?